कहानी के पीछे का सच। यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर जो विटाल। मैंने डॉक्टर हेव लेन के साथ काम नहीं किया था। मेरे पास अभी भी उस मानसिक अस्पताल में उनके काम पर पूरी कहानी नहीं थी। क्या आपने कभी मरीजों को नहीं देखा? मैंने एक दिन फिर उससे पूछा। कभी नहीं। मैंने उन्हें दालान में देखा, लेकिन मेरे कार्यालय में एक मरीज के रूप में कभी नहीं देखा। उसने कहा। एक बार मैंने उनमें से एक को देखा और उसने कहा, मैं तुम्हें मार सकता हूं, आप जानते हैं। मैंने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि आप भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। डॉक्टर हेव लेन ने कहा, जब मैंने आपराधिक रूप से मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ काम करना शुरू किया, तो हमें हर दिन रोगियों के बीच 3 या 4 बड़े हमले हुए। उस समय शायद 30 मरीज थे। लोगों को बेड़ियों में जकड़ लिया गया, एकांत में डाल दिया गया या वार्ड तक सीमित कर दिया गया। डॉक्टर और नर्स दीवारों पर पीट करके हॉल के माध्यम से चले गए, हमले के डर से। सफाई के कुछ ही महीनों के बाद हमने बेहतर के लिए एक पूर्ण परिवर्तन देखा। कोई और बंधन नहीं, कोई और एकांत नहीं, और लोगों को छोड़ने और काम करने और खेल खेलने जैसी चीजें करने की अनुमति थी। लेकिन इस परिवर्तन को शुरू करने के लिए उन्होंने वास्तव में क्या किया? उन्होंने कहा, मुझे अपने बाहर की समस्याओं को साकार करने के लिए अपने भीतर पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। मुझे अपने जहरीले विचारों को साफ करना पड़ा और उन्हें प्यार से बदलना पड़ा। मरीजों के साथ कुछ भी गलत नहीं था। गलतियां मेरे अंदर थीं। जैसा कि डॉक्टर हेव लेन ने इसे समझाया, रोगियों और यहां तक कि वार्ड को प्यार महसूस नहीं हुआ। इसलिए वह हर चीज से प्यार करता था। मैंने दीवारों को देखा और देखा कि उन्हें चित्रित करने की आवश्यकता है, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन कोई भी नया पेंट नहीं टिकेगा। यह तुरंत छिल जाएगा। तो मैंने दीवारों से कहा कि मैं उनसे प्यार करता हूं। फिर एक दिन किसी ने दीवारों को पेंट करने का फैसला किया और इस बार पेंट अटक गया। यह अजीब लग रहा था, कम से कम कहने के लिए, लेकिन मैं उससे इस तरह की बात करने का आदी हो रहा था। मुझे आखिरकार वह सवाल पूछना पड़ा जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। क्या सभी रोगियों को रिहा कर दिया गया? उनमें से 2 कभी नहीं थे, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, दोनों को कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया। अन्यथा पूरा वार्ड ठीक हो गया था। फिर उन्होंने कुछ ऐसा जोड़ा जिसने वास्तव में मुझे उस शक्ति को समझने में मदद की जो वह कर रहा था। यदि आप जानना चाहते हैं कि उन वर्षों के दौरान यह कैसा था, तो ओमाकाओ काला हमागुची लिखें। जब मैं वहां था, उस दौरान उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने किया। उसने मुझे निम्नलिखित लिखा। प्रिय जो, इस अवसर के लिए धन्यवाद। कृपया जान लें कि मैं इसे एमोरी लास ओलिवेरा के सहयोग से लिख रहा हूं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने डॉक्टर हेव लेन के साथ यूनिट पर काम किया था। मैंने खुद को हवाई में राज्य मानसिक अस्पताल में नए खोले गए फोरेंसिक इकाई को सौंपा गया सामाजिक कार्यकर्ता पाया। इस इकाई को क्लोज्ड इंटेंसिव सिक्योरिटी यूनिट CISU कहा जाता था। इसमें कैदी रोगियों को रखा गया था जिन्होंने अक्सर हत्या, बलात्कार, हमला, डकैती, छेड़छाड़ और उनके संयोजन के जघन्य अपराध किए थे, और उन्हें संभवतः एक गंभीर मानसिक विकार का भी निदान किया गया था या माना जाता था। कुछ कैदी रोगियों को पागलपन, NGRI के कारण दोषी नहीं पाया गया था और वहां रहने की सजा सुनाई गई थी। कुछ मानसिक रूप से मनोवैज्ञानिक थे और उपचार की आवश्यकता थी, और कुछ आगे बढ़ने के लिए अपनी फिटनेस निर्धारित करने के लिए परीक्षा और मूल्यांकन के लिए वहां थे, यानी उनके खिलाफ आरोपों को समझने और अपने बचाव में भाग लेने की उनकी क्षमता। कुछ स्किज़ोफ्रेनिक थे, कुछ द्विध्रुवी,
और कुछ मानसिक रूप से मंद थे, जबकि अन्य को मनोरोगी या सोशियोपैथ का निदान किया गया था। ऐसे लोग भी थे जो अदालतों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वे उपरोक्त में से एक या सभी थे। सभी को यूनिट 24/7 में बंद कर दिया गया था और केवल चिकित्सा या अदालती नियुक्तियों के लिए कलाई और टखने में एस्कॉर्ट करके जाने की अनुमति दी गई थी। उनका अधिकांश दिन एक एकांत कमरे, कंक्रीट की दीवारों और छत के साथ एक बंद कमरे, एक बंद बाथरूम और कोई खिड़कियां नहीं होने में बिताया गया था। कई को अत्यधिक दवा दी गई थी। गतिविधियां बहुत कम थीं और बहुत दूर थीं। घटनाएं अपेक्षित घटनाएं थीं, कर्मचारियों पर हमला करने वाले रोगी, अन्य रोगियों पर हमला करने वाले रोगी, खुद पर हमला करने वाले रोगी, भागने का प्रयास करने वाले रोगी। स्टाफिंग घटनाएं भी एक समस्या थीं। कर्मचारी रोगियों में हेरफेर करते थे, ड्रग्स, बीमार छुट्टी और श्रमिकों की मुआवजे की समस्याएं, स्टाफ विवाद, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और प्रशासक पदों में निरंतर कारोबार, नलसाजी और विद्युत समस्याएं, और इसी तरह। यह एक तीव्र, अस्थिर, निराशाजनक और जंगली जगह थी। यहाँ तक कि पौधे भी नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ तक कि जब इसे एक नए पुनर्निर्मित, अधिक सुरक्षित इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो किसी को भी वास्तव में कुछ भी बदलने की उम्मीद नहीं थी। इसलिए जब उन मनोवैज्ञानिकों में से एक और दिखाई दिया, तो यह माना गया कि वह चीजों को उत्तेजित करने की कोशिश करेगा, अत्याधुनिक कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करेगा, फिर आते ही लगभग छोड़ देगा। हम हालांकि इस बार यह एक डॉक्टर हेव लेन था, जो काफी दोस्ताना होने के अलावा कुछ भी नहीं करता था। उन्होंने मूल्यांकन, आकलन या निदान नहीं किया, उन्होंने कोई चिकित्सा प्रदान नहीं की और कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया। वह अक्सर देर से आते थे और केस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेते थे या अनिवार्य रिकॉर्ड रखने में भाग नहीं लेते थे। इसके बजाय उन्होंने सेल्फ आइडेंटिटी होपोनोपोनो SIH की एक अजीब प्रक्रिया का अभ्यास किया, जिसका अपने लिए 100% जिम्मेदारी लेने, केवल खुद को देखने और आपके भीतर नकारात्मक और अवांछित ऊर्जा को हटाने की अनुमति देने के साथ कुछ लेना देना था। सबसे अजीब बात यह थी कि यह मनोवैज्ञानिक हमेशा सहज लग रहा था और यहाँ तक कि वास्तव में खुद का आनंद ले रहा था। वह बहुत हंसे, रोगियों और कर्मचारियों के साथ मजे किए और वास्तव में आनंद ले रहे थे कि वह क्या कर रहे थे। हर कोई उसे बदले में प्यार और आनंद लेता था, भले ही ऐसा न लगे कि उसने बहुत काम किया है। और चीजें बदलना शुरू हो गईं। एकांत कमरे साफ करने लगे, रोगी अपनी जरूरतों और व्यवसाय के लिए जिम्मेदार हो रहे थे। उन्होंने अपने लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में भी भाग लेना शुरू कर दिया। दवाओं का स्तर भी गिर रहा था और रोगियों को बिना किसी रोकटोक के यूनिट छोड़ने की अनुमति दी जा रही थी। इकाई जीवित हो गई, शांत, हल्का, सुरक्षित, स्वच्छ, अधिक सक्रिय, मजेदार और उत्पादक। पौधे बढ़ने लगे, नलसाजी की समस्याएं लगभग न के बराबर हो गईं, इकाई पर हिंसा की घटनाएं दुर्लभ हो गईं और कर्मचारी अधिक सामंजस्यपूर्ण, आराम से और उत्साही लग रहे थे। बीमार छुट्टी की समस्याओं और कम स्टाफिंग के बजाय ओवर स्टाफिंग और पदों को खोना अब एक चिंता का विषय बन गया। दो विशिष्ट परिस्थितियों ने मुझ पर विशेष रूप से यादगार प्रभाव डाला। हिंसा के इतिहास के साथ एक गंभीर रूप से भ्रमपूर्ण, पागल रोगी था जिसने अस्पताल में और सार्वजनिक रूप से कई लोगों को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी और जिसके पास कई अस्पताल में प्रवेश थे। उसे इस बार हत्या करने के आरोप में CISU भेजा गया था। वह मेरे लिए डरावना था। जब भी वह कहीं करीब होता था तो मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते थे। तब यह मेरे आश्चर्य के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि डॉक्टर हेव लेन के आने के 1 या 2 साल बाद मैंने उन्हें बिना किसी रोकटोक के मेरी दिशा में चलते हुए देखा और मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े नहीं हुए।
ऐसा लगा जैसे मैं बिना किसी निर्णय के सिर्फ नोटिस कर रहा था, तब भी जब हम एक दूसरे को लगभग कंधे से कंधा मिलाकर गुजर रहे थे। रन के लिए तैयार होने की मेरी सामान्य प्रतिक्रिया नहीं थी। वास्तव में मैंने देखा कि वह शांत लग रहा था। मैं उस समय यूनिट पर काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे यह पता लगाना था कि क्या हुआ था। मुझे पता चला कि वह कुछ समय के लिए एकांत और संयम से बाहर था, और एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि कुछ कर्मचारी होपोनोपोनो डॉक्टर हेव लेन द्वारा उनके साथ साझा किए गए काम कर रहे थे। दूसरी स्थिति तब हुई जब मैं टेलीविजन पर समाचार देख रहा था। मैंने काम से दूर जाने और आराम करने के लिए एक दिन की मानसिक स्वास्थ्य छुट्टी ली थी। 3 या 4 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और हत्या करने वाले सीआईएसयू के एक मरीज की अदालत में पेशी इस खबर पर दिखाई दी। इस मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि उसे अपने खिलाफ आरोपों पर आगे बढ़ने के लिए अयोग्य माना गया था। कई मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा उनकी जांच और मूल्यांकन किया गया था और निदान की एक सरणी दी गई थी, जो उस समय संभवतः पागलपन एनजीआरआई निर्णय के कारण उन्हें दोषी नहीं पाया गया होगा। उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता और सशर्त रिहाई की संभावना के साथ राज्य अस्पताल की कम प्रतिबंधात्मक स्थापना के लिए प्रतिबद्ध होते। डॉक्टर हेव लेन ने इस रोगी के साथ बातचीत की थी, जिसने अंततः एसआईएच प्रक्रिया को सिखाने के लिए कहा था और कथित तौर पर इसके अभ्यास में बहुत लगातार और सुसंगत था, जैसे कि वह पूर्व समुद्री अधिकारी था। अब तक उन्हें आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त समझा जा चुका था और उनके पास अपनी याचिका बताने के लिए अदालत की तारीख थी। जबकि अधिकांश अन्य रोगियों और उनके वकीलों ने एनजीआरआई याचिका का विकल्प चुना था और शायद हमेशा एनजीआरआई याचिका का विकल्प चुना होगा, इस रोगी ने ऐसा नहीं किया। अदालत में पेश होने से एक दिन पहले उन्होंने अपने वकील को बर्खास्त कर दिया। अगली दोपहर वह न्यायाधीश का सामना करते हुए अदालत में खड़े हुए और खेदपूर्वक और विनम्रतापूर्वक घोषणा की, मैं जिम्मेदार हूं और मुझे खेद है। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। जज को यह समझने में कुछ पल लग गए कि अभी क्या हुआ था। मैंने डॉक्टर हेव लेन और इस साथी के साथ 2 या 3 मौकों पर टेनिस खेला था और हालांकि रोगी सबसे विनम्र और विचारशील था, मेरे पास निर्णय थे। हालांकि उसी क्षण मैंने केवल उसके लिए कोमलता और प्यार महसूस किया और पूरे कोर्ट रूम में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। न्यायाधीश और वकीलों की आवाजें अब कोमल थीं, और उनके आसपास के सभी लोग कोमल मुस्कान के साथ उन्हें देख रहे थे। यह एक क्षण था। इसलिए जब डॉक्टर हेव लेन ने पूछा कि क्या हम में से कुछ एक दोपहर टेनिस के बाद इस होपोनोपोनो के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं तेजी से और ऊंची कूद गया, उत्सुकता से टेनिस खेल के आने और जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह अब लगभग 20 साल बाद है और मैं अभी भी हवाई स्टेट हॉस्पिटल में डॉक्टर हेव लेन के माध्यम से काम करने वाली दिव्यता से हैरान हूँ। मैं डॉक्टर हेव लेन और उनके साथ लाई गई अजीब प्रक्रिया के लिए हमेशा आभारी हूँ। वैसे यदि आप सोच रहे हैं, तो इस रोगी को सिर्फ सादा दोषी पाया गया था और एक अर्थ में न्यायाधीश द्वारा पुरस्कृत किया गया था, जिसने अपने गृह राज्य में एक संघीय जेल में अपनी सजा काटने के अपने अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के पास हो सकता था। इसके अलावा, हालांकि लगभग 20 साल बीत चुके हैं, मुझे आज सुबह यूनिट के पूर्व सचिव से एक फोन आया, जो जानना चाहता था कि क्या डॉक्टर हेव लेन कुछ पुराने कर्मचारियों के साथ मिलने के लिए जल्द ही उपलब्ध होंगे, जिनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम कुछ हफ्तों में उनसे मुलाकात करेंगे। कौन जानता है कि क्या हो सकता है। मैं आगे की कहानियों के लिए अपने एंटीना को ऊपर रखूंगा। शांति ओ। और वहां यह था। डॉक्टर हेव लेन ने वास्तव में अस्पताल में एक चमत्कार किया था।
प्रेम और क्षमा का अभ्यास करके उन्होंने उन लोगों को बदल दिया जो निराशाजनक थे और कई मायनों में समाज के फेंके जाने वाले माने जाते थे। यही प्रेम की शक्ति है। मैं और भी अधिक जानना चाहता था, जाहिर है। जैसा कि मैं इस पुस्तक का पहला मसौदा पूरा कर रहा था, मैंने इसे समीक्षा के लिए डॉक्टर हेव लेन को भेजा। मैं चाहता था कि वह सटीकता के लिए इसकी जांच करे। मैं यह भी चाहता था कि वह उस मानसिक अस्पताल में अपने वर्षों के बारे में कहानी में किसी भी छेद को भर दे। पांडुलिपि प्राप्त करने के लगभग 1 सप्ताह बाद उन्होंने मुझे निम्नलिखित ईमेल लिखा। आओ अकुया, यह आपके लिए और अकेले आपके लिए एक गोपनीय नोट है। यह शून्य सीमा के मसौदे को पढ़ने से आता है। मुझे मसौदे पर अन्य टिप्पणियां करनी हैं, लेकिन मैं उन्हें बाद के ईमेल के लिए छोड़ दूंगा। आप ठीक हो गए हैं, मोरनाह ने सहानुभूति के बिना कहा। मैंने क्या किया है? मैंने जवाब दिया, आप हवाई स्टेट अस्पताल के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि मैंने जुलाई 1987 में गर्मियों के दिन उनकी टिप्पणी की अंतिमता को महसूस किया, मैंने कहा, मुझे उन्हें 2 सप्ताह का नोटिस देना होगा। बेशक मैंने नहीं किया। ऐसा करने के लिए यह कभी नहीं आया और अस्पताल से किसी ने भी इसका उल्लेख नहीं किया। मैं कभी अस्पताल नहीं लौटा, तब भी जब मुझे मेरी विदाई पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। मेरे दोस्तों के पास यह मेरे बिना था। विदाई उपहार पार्टी के बाद फाउंडेशन ऑफ आई कार्यालय में वितरित किए गए थे। मुझे फोरेंसिक यूनिट में हवाई स्टेट हॉस्पिटल में रहना बहुत पसंद था। मैं वार्ड के लोगों से प्यार करता था। किसी बिंदु पर मुझे नहीं पता कि कब मैं स्टाफ मनोवैज्ञानिक से परिवार का सदस्य बन गया। मैं कर्मचारियों, रोगियों, नियमों, नीतियों, गुटों और सप्ताह में 20 घंटे वार्ड पर देखे और अनदेखे बलों के साथ निकटता से रहता था। मैं वहां था जब एकांत कमरे, धातु संयम, दवा और नियंत्रण के अन्य रूप ऑपरेशन के नियमित और स्वीकार्य तरीके थे। मैं वहां था जब एकांत कमरों और धातु संयम का उपयोग बस कुछ बिंदु पर वाष्पित हो गया था। कब? कोई नहीं जानता। शारीरिक और मौखिक हिंसा भी लगभग पूरी तरह से वाष्पित हो गई। दवा के उपयोग में गिरावट अपने आप हुई। किसी बिंदु पर कौन जानता है कि कब रोगियों ने बिना किसी प्रतिबंध के और चिकित्सा अनुमोदन की आवश्यकता के बिना मनोरंजन और कार्य गतिविधियों के लिए इकाई छोड़ दी। वार्ड का पागलपन और तनावपूर्ण होने से शांतिपूर्ण होने का परिवर्तन बस सचेत प्रयास के बिना हुआ। वार्ड का परिवर्तन लंबे समय से कर्मचारियों की कमी से ओवरस्टाफ होने तक हुआ। इसलिए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं वार्ड में एक करीबी और सक्रिय परिवार का सदस्य था। मैं देखने वाला नहीं था। हाँ, मैंने कोई चिकित्सा प्रदान नहीं की। मैंने कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया। मैंने स्टाफ की किसी बैठक में भाग नहीं लिया। मैंने रोगियों पर केस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया। हालांकि मैं वार्ड के कामकाज में घनिष्ठ रूप से शामिल हो गया। मैं तब मौजूद था जब पहली इनवार्ड वर्क प्रोजेक्ट बिक्री के लिए कुकीज बेकिंग दिखाई दी। मैं तब मौजूद था जब पहली ऑफ वार्ड गतिविधिकार धोना दिखाई दिया। जब पहला ऑफ वार्ड मनोरंजन कार्यक्रम शुरू हुआ तो मैं वहां मौजूद था। मैंने एक स्टाफ मनोवैज्ञानिक के सामान्य कार्यों को पूरा नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि वे बेकार थे। मैंने किसी भी अज्ञात कारणों से ऐसा नहीं किया। हालांकि मैं वार्ड में चला गया और कुकीज के बेकिंग और जॉगिंग और टेनिस गेम्स ऑफ वार्ड में भाग लिया। लेकिन किसी भी चीज से ज्यादा मैंने 3 साल तक सप्ताह दर सप्ताह वार्ड की प्रत्येक यात्रा से पहले, दौरान और बाद में अपनी सफाई की। हर सुबह और हर शाम वार्ड के साथ मेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा था, मैंने उसके साथ सफाई की और अगर वार्ड के बारे में कुछ भी मेरे दिमाग में आया,
धन्यवाद। मैं तुमसे प्यार करताती हूँ। मैं की शांति इहलिकला। मुझे यह और स्पष्टीकरण पसंद आया, जबकि इसने डॉक्टर हेव लेन की ओर से एक विनम्रता का खुलासा किया। इसने यह समझाने में भी मदद की कि उन्होंने अस्पताल में कार्यरत होने के दौरान क्या किया और क्या नहीं किया। मैंने उसे वापस लिखा और ईमेल को यहाँ शामिल करने, इसे आपके साथ साझा करने के लिए उसकी अनुमति मांगी। उसने वापस एक शब्द लिखा, जिसे मैंने उससे लिखने की उम्मीद की थी। हाँ, मैं इस अद्भुत आदमी से जो सीख सकता हूँ, उसके साथ नहीं हूँ। हमने फैसला किया कि हम एक साथ सेमिनार का नेतृत्व करना शुरू करेंगे और निश्चित रूप से इस पुस्तक के सहलेखक होंगे। लेकिन कम से कम अब मेरे पास पूरी कहानी थी कि कैसे उन्होंने मानसिक रूप से बीमार अपराधियों के एक पूरे वार्ड को ठीक करने में मदद की। उसने ऐसा किया जैसे वह सब कुछ करता है, खुद पर काम करके। और जिस तरह से वह खुद पर काम करता है, वह 3 सरल शब्दों के साथ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह वही प्रक्रिया है जो आप और मैं भी कर सकते हैं, जाहिर है। अगर मुझे होपोनोपोनोनो विधि के माध्यम से आधुनिक आत्म पहचान को सारांशित करना पड़ा जो डॉक्टर हेव लेन कुछ छोटे चरणों में सिखाता है, तो यह इस तरह दिख सकता है। 1. लगातार साफ करें। 2. अपने रास्ते में आने वाले विचारों और अवसरों पर कार्रवाई करें। 3. लगातार साफ करें। बस यह सफलता के लिए अब तक का सबसे छोटा मार्ग हो सकता है। यह कम से कम प्रतिरोध का मार्ग हो सकता है। यह शून्य राज्य के लिए सबसे सीधा मार्ग हो सकता है। और यह सब एक जादुई वाक्यांश के साथ शुरू और समाप्त होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह शून्य सीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने का तरीका है। और हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।